ठीक है, आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होने के साथ साथ हमें एटलीस्ट ये याद आया कि नहीं चलो भाई कम से कम इस बार राष्ट्रपति की क्लास लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति वर्ड लिया कहां से गया और आया कहां, और अगर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो किसके समकालीन यानी किसको हम कह सकते हैं कि किसके समान भारत का राष्ट्रपति है, तो ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद लिया गया नहीं, लेकिन हम ब्रिटेन के समान भारत के राष्ट्रपति को मानते हैं, ब्रिटेन के सम्राट के समान। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है, क्या संसदीय शासन प्रणाली है, ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लेने के साथ साथ हम इसीलिए ब्रिटेन के सम्राट को भारत के राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट यानी बराबर मान सकते हैं। ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति है। सम्राट होगा या सम्राज्ञी होगी, ठीक, वो ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां जो बस एक डिफरेंस है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यहां पर वो अनुवांशिक होता है, जेनेटिक, मतलब जो उस खानदान में उस परिवार में जन्म लेगा वही आगे चलकर सम्राट या सम्राज्ञी बनेगी। ठीक, अब बात आती है कि भारत में कौन सा व्यक्ति या कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। तो अगर हम देखें, देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता यानी कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति के लिए, तो ये समय समय पर संशोधित होता चला आया। संशोधन की स्थिति अगर हम देखें तो राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। ठीक, ऐसा जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय ये प्रावधान था, यानी 1952 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, उसमें यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति भारत का और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर वास्तव में देखें तो अपने कानपुर से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही वो हार गए। उनको नहीं पता था कि वो, उनको पता था कि मतलब जीतेंगे नहीं, हारना तय है, क्योंकि किसी ने नहीं सपोर्ट किया था। जब 1952 के इधर जब ये राष्ट्रपति का पद आया था और उस समय जो योग्यताएं थी, उस समय सिर्फ एक समर्थक चाहिए होता था, एक अनुमोदक, एक प्रस्तावक चाहिए होता था, तो वो तो नॉर्मली किसी को भी मिल जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति पद के लिए इतने निर्वाचन संबंधी नियम कठिन कर दिए गए हैं कि ताकि, क्योंकि राष्ट्रपति पद देखें तो भारत के लिए प्रथम नागरिक होता है, गरिमा का पद होता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ नियम हार्ड होने चाहिए। इसीलिए समय समय पर संशोधन की स्थिति बनी रही। जैसे राष्ट्रपति, अगर नॉर्मल योग्यता देखें तो राष्ट्रपति के लिए क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, ये सारी नॉर्मल कंडीशन है, सबको पता होती हैं। लेकिन हाँ, तो जैसे एक मुख्य कंडीशन भी आती है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये लाभ का पद है, ये कौन डिसाइड करेगा? लाभ का पद, ये कौन डिसाइड करेगा कौन से पद लाभ के हैं, कौन से नहीं लाभ के हैं? तो भाई इसका निर्धारण कौन करता है? संसद निर्धारित करेगी कि लाभ का पद कौन सा है, कौन सा नहीं है। और वास्तव में अगर हम देखें तो लाभ का पद किसको माना जाता है? आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कहीं से भी पैसा आ रहा है, वो लाभ का पद माना जाता है। भाई सीधी सी बात, कोई भी ऐसा जॉब जहां से हमको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा हो, भाई तो लाभ का पद होगा। लेकिन संसद ने निर्धारण क्या किया है? राज्यों के राज्यपाल, किसी राज्य के मंत्री, संसद के यानी कोई भी सांसद जो मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, ये सारे लाभ के पद नहीं है। क्यों भैया लाभ के पद नहीं है?
वो भी लाभ का पद नहीं है। मतलब आपको सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकारी पेंशन मिल रही है, सरकारी आवास मिल रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकर मिल रहे हैं, लेकिन वो लाभ के पद नहीं है। लेकिन आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो तो वो लाभ का पद है, क्योंकि आप सैलरी ले रहे हो। क्या राज्यपाल को सैलरी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन वो लाभ का पद नहीं है। तो ये निर्धारित किसने किया है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा पद लाभ का होगा, कौन सा लाभ का नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम मुख्य कंडीशन यानी मुख्य शर्तें देखें, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े होने में कुछ शर्तें हैं। जैसे पहला, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। दूसरा, लाभ के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने यानी चुने जाने के लिए योग्यता रखता हो, चुना गया हो ये कहीं नहीं दिया है, क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे, ये तो योग्यताएं हो गई। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अभी रिसेंटली में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, सबने देखा। ठीक, और दो कैंडिडेट थे, यशवंत सिन्हा और जो अभी रिसेंटली हमारी महामहिम राष्ट्रपति बनी है माननीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। तो थोड़ा सभ्यता पूर्वक नाम लें। ठीक, तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो अभी रिसेंटली हमारा चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में सबने देखा होगा कि जैसे नॉर्मल चुनाव होते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, देखो आपके यहाँ सांसद आते हैं, भैया हमको वोट देना। ठीक, वो 10 बार पैर भी छुएंगे। विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा के चुनाव में भी वही स्थिति होती है। जो भी चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं वो लगभग प्रयास करते हैं कि हर एक घर से संपर्क बनाए रखें। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या राष्ट्रपति हम लोगों के पास, जो भी चुनाव में कैंडिडेट खड़ा होता है, क्या हम लोगों के पास आता है? नहीं। तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग भाग लेते हैं? नहीं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष, नॉट प्रत्यक्ष। अगर हम कहें विधानसभा कैंडिडेट, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, हम लोगों से सीधे संपर्क में होते हैं, हमारे घर आते हैं, सीधे हमसे मिलते हैं और हम वोट डालने जाते हैं। कैसा चुनाव हुआ? सांसद में क्या होता है? सेम वही कंडीशन होती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति में ऐसा होता है? लेकिन कहते हैं इनडायरेक्टली हम लोग भाग लेते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अब अगर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की बात करें तो भाई अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भाग लेते हैं? हम तो कहीं भी नहीं वोट डालने जाते हैं, ना किसी को हम बताते भैया हमारा वोट डाल देना। भाई अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ? हमने नहीं डाला, लेकिन हमारी जगह पे किसी और ने डाला। ठीक, तो हमने कभी किसी से कहा, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, किसने किसने बोला कि भैया हमारा वोट डाल देना? हमने जिसको वोट दिया उसने। हाँ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करें, यानी जिन सांसद और विधायकों को हम लोग सदन में भेजते हैं, चाहे वो संसद हो या कहीं किसी भी राज्य की विधानसभा हो, ये सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, यानी हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी हमने जिनको जिताया उन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया, यानी कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आगे हम इसकी बताएंगे कि सांसदों की वोट वैल्यू और विधायकों की वोट वैल्यू क्या होती है। पहले तो हम निर्वाचन में आ जाए। तो जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति जनता के बीच नहीं जाता है, वो हर राज्य की विधानसभाओं के, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कहीं भी मनोनीत सदस्यों का नाम नहीं आया है, कहीं भी विधान परिषद के सदस्यों का नाम नहीं आया है। नाम किसका किसका आया है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, अब इसके बाद एक कंडीशन और अभी जुड़ी है बाद में, पौंडीचेरी और दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको 70वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बाद में इनको बाद में जोड़ा गया कि ये एक अपवाद वाली स्थिति कि इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जिसकी सरकार है यानी उसकी जो पार्टी है वही विजयी हुई होगी, उसके पास विधायक ज्यादा होंगे।
अब वो डिसाइड करेगा कि हमें वोट किसको देना है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ये साफ कर दे भाई, राष्ट्रपति के चुनाव में तो इसके पहले जैसे ये था निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। तो इसमें क्या था, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ब्रैकेट में दिल्ली प्लस पुदुचेरी, इन दोनों, ये दोनों अपवाद है। ठीक, तो ये थी हमारा निर्वाचक मंडल। अब इसके बाद बात आती है, अगर निर्वाचक मंडल के बाद निर्वाचक रीति, निर्वाचन रीति, निर्वाचन रीति की अगर हम बात करें तो जैसे ये जो निर्वाचक मंडल है, इसके पहले एक पॉइंट छूट गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब हम कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो वो उसके लिए जैसे नहीं होता कि जमानत राशि क्या होनी चाहिए, कितने लोग इसके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमने बताया था कि 1952 में जिस समय राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया था भाई, 50 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र बना, तभी तो राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया। उसके बाद अगर हम देखें तो पहले एक प्रस्तावक एक अनुमोदक लगता था, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता था। लेकिन 74 के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 10-10 कर दी गई और जमानत राशि जो थी वो 2500 रुपए थी पहले, फिर 10,000 की गई और इस समय वर्तमान में जमानत राशि है 15,000 रुपए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000, ठीक, और प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा हो सकता है जो 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करे प्लस 50 ऐसे लोग हों। ऐसे लोग का मतलब आम जनता से रिलेटेड नहीं है, ऐसे लोगों का मतलब है या तो ये सांसद होंगे या ये विधायक होंगे। कैसे? सांसद होंगे तो निर्वाचित, विधायक होंगे तो निर्वाचित, वो किसी भी राज्य की विधानसभा के हो सकते हैं। ठीक, तो 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो ये प्रस्ताव रखें कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और हमको कोई आपत्ति नहीं, हम इनको स्वीकृति प्रदान करते हैं। ठीक, फिर 50 व्यक्ति, और ये वो 50 नहीं होंगे जो प्रस्तावक का काम कर रहे हैं, ये 50 अलग होंगे। तो ये 50 ऐसे व्यक्ति जो स्वीकृति देंगे, हाँ भाई फला व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और हम इनको स्वीकृति देते हैं, यानी हम इनका अनुमोदन करते हैं ये चुनाव लड़ें। अब पहले की जो स्थिति थी, जैसे हमने बताया ना, जब राजेंद्र प्रसाद चुने थे, राजेंद्र प्रसाद जिस समय चुनाव लड़े थे तो उस समय 4 लोग और खड़े थे चुनाव पे। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद विजयी हुए। उसके बाद क्योंकि उस समय एक की कंडीशन थी, एक प्रस्तावक एक अनुमोदक लगता था, आराम से चुनाव हो जाता था, क्योंकि उस समय सर्वसम्मति से चुनाव हो जाते थे कई बार। ठीक, उसके बाद 74 के बाद अगर हम देखें तो ये जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी वो 10-10 कर दी गई और जमानत राशि 2500 थी। अब भैया सोचो, ये जमानत राशि 2500 रुपए तो कोई भी जमा करके चुनाव लड़ लेगा ना। हम देखो, हम भी 2500 रुपए जमा करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाएंगे भाई, 2,500 रुपए ना सही। लेकिन अब ये जमानत राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? क्या ये सही है? हमारे हिसाब से जमानत राशि कम से कम 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। एक कॉन्सेप्ट अगर समझो, राष्ट्रपति देखा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य का राज्यपाल जरूर रहा होता है, मतलब साधारण इंसान को उठा के राष्ट्रपति नहीं बनाते। ठीक, तो अब राज्यपाल रहते हुए क्या 1.5 लाख रुपए भी नहीं इकट्ठा कर पाए? संभव ही नहीं है। आपके पास खर्चे ही क्या है? सारी सरकारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, आपकी जो सैलरी आती है वो तो सेफ बचती है, तो आपका 1.5 लाख रुपए में, अब ये 15,000 रुपए का हो तो आज की डेट में अगर राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रस्तावक एक अनुमोदक की आवश्यकता हो तो भाई ये 15,000 रुपए जमा करके हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं।
ये 15,000 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए वैल्यू को कि आप भारत तो भारत, भारत के बाहर विदेशों में भी जाने जाओगे। लेकिन ये जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या निर्धारित की गई है, यहीं से आदमी मात खा जाता है, क्योंकि 50 सांसद और 50 विधायक या ऐसे 50-50 कैंडिडेट वो आपके लिए कहां से ढूंढ के लाओगे? वो तो कोई भाई पार्टी से आप रिलेटेड हो तब तो आप मान सकते हो कि हाँ भाई इतने कैंडिडेट मिल जाएंगे। जैसे वर्तमान समय में 2 ही कैंडिडेट खड़े होते हैं, अब तीसरा मोर्चा भी किनारे हो चुका है। यशवंत सिन्हा यूपीए के कैंडिडेट, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की कैंडिडेट। अब जाहिर सी बात है यूपीए के पास भी सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या ठीक ठाक थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। एनडीए के पास तो मान लो थी। लेकिन अगर कोई साधारण आदमी जाए तो नहीं खड़ा हो सकता भाई। एक सांसद एक विधायक तो इकट्ठा किया जा सकता है कि हाथ पैर जोड़ के भैया हमारे लिए अनुमोदन कर दो, कर दिया। पहले यही होता था, ठीक। तो भाई ये संशोधन जो हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत हुआ है, 1952 में संशोधित करके। अब ये पहले जो 1-1 थी, फिर 10-10 हुई, जमानत राशि 2500 थी, फिर 10,000 हुई, और फिर वर्तमान समय में जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए है, और जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या वो 50-50 है। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अब आती है बात कि जमानत राशि जब्त होना। अगर हम इसको देखें, जमानत राशि का जब्त होना, ये क्या होता है? जमानत राशि तो सबको पता है ना। जमानत राशि होती है, गारंटी देते हैं भाई कि हम इतने अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। जमानत राशि जब्त होने की अगर बात आती है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको पूरे कुल वैध मतों का अगर 1/6 नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और ये जमानत राशि एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रधान मतलब सबसे छोटा चुनाव गांव के प्रधान का होता है, उस चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक ये काम करती है। और कंडीशन सब जगह वही है, अगर आपको कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त होता है तो आपकी जमानत राशि यानी जब्त हो जाएगी। तो भैया नहीं जीत पाए, 15,000 जाने दो, लेकिन कम से कम देश विदेश में फेमस तो हो गए, लोग जानेंगे तो कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। बस ये इसी की कमी है लोगों के पास में। नहीं आजकल 15,000 रुपए किसके लिए कौन सी बड़ी बात है? इतने देश में अरबपति और लखपति हैं कि वो 15,000 से छोड़ो 15 लाख रुपए एक दिन में खर्च कर देते हैं, ठीक। तो ये बात थी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब इसके बाद आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव, जब चुनाव ये मान लो हो गया भाई, इलेक्शन पड़ा, ठीक, कैंडिडेट खड़े हो गए। अब इसके बाद आता है कि निर्वाचन की रीति प्रक्रिया क्या होती है चुनाव के लिए। अगर हम चुनाव की प्रक्रिया देखें तो इतनी कंडीशनों के बाद अब यहाँ के बाद आदमी जो भी व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उसका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। भाई ये तो फॉर्मेलिटी है, ये पूरी करने के बाद अब हम अपने प्रचार प्रसार पे लगेंगे। जब प्रचार प्रसार करने में लगेंगे तो हमें वोट किसका चाहिए? विधायकों और सांसदों का। तो ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट है वो सिर्फ उसी पार्टी के विधायकों और सांसदों से मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसा है? निष्पक्ष, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। तो यानी आपको सभी सांसदों सभी विधायकों से संपर्क रखना होगा, ठीक, तभी आप चुनाव जीत सकते हो। क्योंकि एक वोट मतलब इलेक्शन में देखें तो एक एक वोट की कीमत होती है। तो अब ये प्रचार प्रसार शुरू होता है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अन्य मतलब राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों से सांसदों से सबसे संपर्क करना शुरू होते हैं। उसके बाद आती है निर्वाचन की तिथि। अब जब निर्वाचन की तिथि आती है तो जैसे हम लोगों ने इलेक्शन देखा है, चुनाव आता है तो चुनाव में भाई सबसे पहले क्या देखा जाता है? जैसे हम लोग चुनाव जाते हैं, देखा होगा ना, पोलिंग बूथ बने रहते हैं जहां पर हम वोट डालने जाते हैं। उसके पहले देखा होगा कई बस्ते बने होते हैं अलग अलग पार्टियों के। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी इस तरीके से बस्ते बने होते हैं? बने होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी बस्ते बने होते हैं। जैसे नॉर्मल अगर हम जो चुनाव होते हैं, जैसे सभासदी का चुनाव है या विधायकी का चुनाव है, तो इसमें क्या होता है? जो भी पोलिंग बूथ होता है उसके 300-400 मीटर दूर कांग्रेस का अलग, भाजपा का अलग, जो पार्टियां होती है सबका अलग अलग एक बस्ता बना होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। जो पार्टी होती है, जैसे हमने अपना कैंडिडेट उतारा तो हम भी अपना बस्ता लगवाएंगे। कोई भी सांसद या विधायक हमारे पास आएगा, बैलेट पेपर लेगा और उसको जिसको वोट देना है वो जाके बैलेट पेपर से और मत पेटी में डाल देगा जाके, ठीक, मोहर लगा के। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि भाई नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, अगर विधायकी का चुनाव होता है तो देखा होगा आपके गांव घर के ही लोग बैठ जाते हैं जाके बस्ते में, पर्ची बना के देते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में बस्ते लगाने वाले कौन होते हैं?
यही सांसद और विधायक अभी राष्ट्रपति के चुनाव में इनका, क्योंकि देखो राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे अगर हम लोग देखें तो विधायकी का सांसद का चुनाव कहाँ होता है? हम लोगों के स्कूल के प्राइमरी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, यही तो चुनाव होते हैं। सांसद, इसका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें वोट डालने लोग जाते हैं राज्यों की विधानसभा में, विधायक जाएंगे राज्यों की विधानसभा में, सांसद जाएंगे संसद में। तो यहां पर संसद में भाई जो जहां पर वोटिंग हो रही है वहीं पर तो ये बस्ते लगते हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं में इस तरीके के बस्ते लगते हैं और केंद्र में संसद में इस तरीके के बस्ते लगते हैं। अब बात आती है बैलेट पेपर। हम लोग चुनाव करवाते हैं ईवीएम से, हम लोगों द्वारा जो चुनाव होता है भाई, हम लोगों द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं, ये चुनाव किस पे होता है? ईवीएम पे। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पे, ये तो नाइंसाफी है। या तो अपना भी ईवीएम से कराओ और नहीं हमारा भी बैलेट पेपर से कराओ। लेकिन चाहे खैर वो अफसर सरकार की समस्या है, क्या कराती क्या नहीं कराती है। अब बात आती है कि जो इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भाई बैलेट पेपर भी दो कलर का होता है, सांसदों का अलग होता है, विधायकों का अलग होता है। जो विधायक बैलेट पेपर लेके जाते हैं मतलब मत पेटी में डालने के लिए, वो गुलाबी कलर का होता है। गुलाबी कलर का बैलेट पेपर विधायक, मतलब अगर ये सीधी सी बात है कि अगर आप किसी के हाथ में गुलाबी कलर का बैलेट पेपर देखेंगे तो वो कौन है? विधायक। और अगर यही ग्रीन कलर यानी हरे कलर का होगा तो वो सांसद होता है। मतलब बैलेट पेपर की कैटेगरियां भी डिवाइड हैं और इसमें वरीयता क्रम से चुनाव होता है। मतलब अगर हम बैलेट पेपर की बात करें कुछ इस तरीके से होता है, तो आजकल तो दो ही कैंडिडेट खड़े होते हैं, पहले की संख्या ज्यादा थी। तो बैलेट पेपर में वरीयता क्रम पे होता है कि जैसे दो कैंडिडेट है तो हम दोनों पे टिक करेंगे, एक पे डाल देंगे नंबर 1, दूसरे पे नंबर 2। उसका रीजन है नंबर 1 वाले कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 वाला कैंडिडेट मतलब मेरी पहली पसंद ये है। अगर ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं या अगर ये संख्या के बाद मतलब इनको भरपूर संख्या नहीं मिल पा रही है, तो फिर सेकेंड वरीयता में हमारे ये हैं। पहले ये कई क्रम तक चलती थी, अब तो दो ही कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं वरीयता क्रम का। ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की जो निर्वाचन प्रणाली होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। मतलब ये हस्तांतरणीय होती है, वही वरीयता क्रम। अगर हम सीधी शुद्ध लैंग्वेज में बोले तो वरीयता क्रम। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? सांसदों और विधायकों के जो मतलब समान रूप से हमको मिलना पड़ता है उनसे भाई। जो वोट वैल्यू तो हमको सांसदों की भी चाहिए, वोट वैल्यू हमको विधायकों की भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम विधायकों को दरकिनार कर दे, छोड़ो सांसदों से मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। संपर्क सबसे बनाना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो ये संक्रमणीय प्रणाली है, तो भाई ये वरीयता क्रम में ही आ जाता है। ठीक। इसके बाद बात आती है कि जो चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट यानी जो विजयी होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, उसको किस प्रकार से वोट होता है? तो आधे से ज्यादा 50% + 1, आधे से ज्यादा वोट, एक वोट भी किसको ज्यादा मिल जाए। और जब तक ये नहीं प्राप्त होता है तब तक वरीयता क्रम की गिनती चलती रहती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, 4 व्यक्ति मान लो चुनाव खड़े, अब तो खैर ये संभव नहीं है कि ठीक, क्योंकि देश में 2 ही पार्टियों की मेन सरकारें रह गई हैं। तो अगर हम देखें A, B, C, D, ये 4 व्यक्ति खड़े हैं और हमने मान लिया इनको मिले हैं 700, 300, 400 और 600। ठीक। अब अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव जो जीतेगा उस कैंडिडेट को मिलने चाहिए टोटल वोट इतने थे, या टोटल वोट अगर हम ऐसे मान लें कि टोटल वोट थे 2000। ठीक। टोटल वोट 2000 थे, लेकिन 4 कैंडिडेट थे तो 4 कैंडिडेट में इस तरीके से विभाजित हो गए। अब क्या किसी को 1000 + 1 वोट मिला? यानी ये चुनाव पहली जो गिनती होगी वो खारिज। अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग आएगी। सेकेंड राउंड की काउंटिंग में इसमें सबसे कम वोट किसके हैं? इसको समाप्त कर देंगे। ये 300 वोट वरीयता क्रम के हिसाब से देखें तो A, C, D में डिवाइड हो जाएंगे। अब मान लो हम 100 बांट देते हैं, इनको 800 मिल गए, इनको 500 मिल गए और इनको 700 मिल गए। अभी भी क्या 1000 प्लस है? 1000 + 1 किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। अब इसमें फिर वही कैंडिडेट C वाला, इसके पास 500, सबसे कम वोट किसके हैं? इसको खारिज कर देंगे। इसके वाले वोट इन लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम देखें इसके वाले वोट 250 यहां चले गए तो 250 किसमें कितने हो गए? 950, और 250 इधर आ गए तो कितने हो गए?
है 1050। अब देखो 1000 प्लस वोट किसके पास है, तो जीतेगा कौन? क्लियर हो गया ना किस तरीके से वरीयता क्रम की होती है गिनती। ठीक, अब बात आती है कि जो वोट वैल्यू होती है, अगर हम देखें, ये तो गिनती वाली बात हो गई, एक सांसद और एक विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो अगर हम इसके लिए देखें तो सबसे पहले आते हैं विधायक की वोट वैल्यू। विधायक की वोट वैल्यू, विधायक की वोट वैल्यू पे अगर आ जाएं तो भाई राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। क्लियर है? गुणे 1000। अगर हम देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। इससे हम निकाल सकते हैं एक एमएलए की वोट वैल्यू। अगर हम मान लो यूपी एक उदाहरण लेते हैं, यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। अगर हम देखें तो हमने एक अप्रोक्सीमेट मान लिया कि यूपी की जो जनसंख्या है मान लिया 20 करोड़, 20 करोड़। ठीक, अगर हम 20 करोड़ में देखें तो किसका भाग दे देंगे? 403 और गुणे 1000, जो भी आएगी वो एक एमएलए की वोट वैल्यू होगी, एक एमएलए की वोट वैल्यू होगी। इससे पता चलता है कि एक राष्ट्रपति को अगर एक एमएलए ने वोट दिया है तो कितने लोगों का वोट उसको प्राप्त हुआ है। ठीक, ये तो होगा इसकी। जैसे ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है भाई। यहां पर विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा है 403, सिक्किम में कम है, तो सिक्किम के एमएलए की वोट वैल्यू कम होगी, यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन क्या सांसद में भी ऐसा होगा? सांसदों में भी ऐसा होगा? संसद सदस्यों में ऐसा नहीं होता। संसद सदस्यों में अगर हम वोट वैल्यू देखें तो वैसे वास्तव में देखें तो संसद के कुल सदस्य, सांसद की वोट वैल्यू, सांसद की वोट वैल्यू, सांसद की वोट वैल्यू अगर हम देखें तो सीधा सा है, नीचे लिख रहे हैं। सांसद की वोट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक, देश की सभी विधानसभाओं में, देश की सभी विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? ये होती है एक सांसद की वोट वैल्यू। और अगर इसको आंकड़ों में देखें तो ये फिक्स रहती है। वर्तमान समय में 708 है, वैसे 708 है, लेकिन वर्तमान समय में ये वोट वैल्यू 700 है। कोई बताएगा 708 थी, 700 क्यों है? नहीं, कोई नियरेस्ट अबाउट नहीं आता, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। वैसे अभी तक 708 चली आ रही थी, अब 700 है। इसका एकमात्र रीजन है जम्मू कश्मीर को अलग है, जम्मू कश्मीर का भी कोई निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट अलग है उसी के कारण वोट वैल्यू कितनी है? 700। अगर वो नहीं होता तो अगर मतलब जैसे पहले चल रहा था तो वोट वैल्यू कितनी होती? 708। तो ये फिक्स रहती है। और जो विधायकों की है ये वोट वैल्यू राज्यों के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। हमने बताया जैसे यूपी के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, इनकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि जो सिक्किम वगैरह राज्यों के हैं उनकी वोट वैल्यू कम होगी, क्योंकि वहां भाई विधानसभा की सीटें ही कम है। ठीक, तो ये थी पूरा प्रोसीजर था निर्वाचन की रीति का, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है
कौन कौन मतलब वोट देता है, किस तरीके से वोटिंग होती है, जैसे हमने बताया ना बैलेट पेपर सांसदों के लिए कौन सा यूज होता है, हरा, विधायकों के लिए गुलाबी। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, अगर हम शपथ देखें, वैसे जितने भी लोग शपथ लेते हैं तो इनकी शपथ का विवरण अनुसूची 3 ने दिया है। क्या राष्ट्रपति का भी है? नहीं। ठीक, तो फिलहाल अगर हम शपथ में आते हैं तो इनको शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का। और शपथ किस चीज की लेते हैं? दोनों में डिफरेंस है भाई, ये भी पूछा जा सकता है कि शपथ कौन दिलाता है प्लस शपथ किस चीज की लेते हैं। 2 चीज होती है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पे है तो वो संविधान का पालन करने की शपथ लेता है, और राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण न होने देने की शपथ लेता है। मतलब एक तरीके से संविधान की पालन करवाने की शपथ लेता है। क्लियर बात है ना, कि अतिक्रमण ना कर पाए कोई संवैधानिक चीजों में, इसी चीज की तो शपथ लेता है? अतिक्रमण होता है कि किसी के क्षेत्र में मतलब जबरदस्ती उस नियम कानूनों को तोड़ना। ठीक, तो अगर हम शपथ की बात करें, इनको शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, शपथ के बाद कार्यकाल आता है। कार्यकाल कब से कब तक होता है इनका? 5 वर्ष का। सही है, होता तो 5 साल का ही है, लेकिन शपथ ग्रहण से 5 वर्ष का, शपथ ग्रहण के जिस दिन शपथ ग्रहण कर लेते हैं उस दिन से लेकर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब होता है कि कार्यकाल के दौरान इस्तीफे की अगर बात आए तो क्या राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। राष्ट्रपति के अगर इस्तीफे की बात करें तो राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है? अब ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सबको पता है, ये बच्चा जानता है कि राष्ट्रपति को जो इस्तीफा देता है अपना, वो उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन अब पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसको बताता है, तो उपराष्ट्रपति को जब इस्तीफा प्राप्त होता है, ये तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाती है तत्काल प्रभाव से। मतलब लोग कई जगह ऑप्शन में आता है, लोग बात टिक भी कराते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उपराष्ट्रपति का काम ये होता है कि वो तत्काल प्रभाव से, यानी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, वो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना प्रदान करता है। ठीक, एक तो ये कारण हो गया पद से हटने का। दूसरा, महाभियोग। सबको पता है, अनुच्छेद 61 में वर्णित है, इंपीचमेंट बोलते हैं इसको। ठीक, अगर हम महाभियोग की बात करें, क्या होता है महाभियोग? देखो, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। बगैर ऐसा नहीं कि एक सदन में नहीं पारित हुआ, दूसरे सदन में नहीं पारित हुआ तो हट गए, नहीं, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो भी नहीं होगा। ठीक, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की अगर हम प्रक्रिया देखें तो ये एक 2-4 शर्तें हैं जिसमें होता है। जैसे राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की या संविधान का पालन करवाने की शपथ लेता है। जब वो इस चीज में फेल हो जाए, जब लगे कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा रहा है, अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में संसद द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त माना जाएगा। अगर एक भी सदन रोक लेता है तो फिर नहीं होगा, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ता है, इसके 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक, इसके बाद भी आगे प्रक्रिया चलती। 14 दिन पूर्व आप जो सूचना देंगे राष्ट्रपति के लिए, कोई जरूरी तो नहीं, हम तो नहीं कहेंगे राष्ट्रपति सही है भाई, अगर हमसे कहा जाए तो हम नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता है। इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है, दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन, राष्ट्रपति या तो स्वयं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर
उस मामले के में सफाई देने का प्रयास हो सकता है। भाई एक बार ये मौका दिया जाता है कि बताए कि जो आप जिस कारण से महाभियोग लाया गया है एक्चुअल में वो कारण नहीं है, ठीक। तो इसके लिए राष्ट्रपति या तो स्वयं जाएगा या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेगा। क्लियर है? ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद बात आती है वेतन। राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात करें, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? कहां पढ़ा है ये? हमने तो नहीं पढ़ाया भैया। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो वर्तमान समय में 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति माह। रुक तो जाओ, अन्य भत्ते तो सबको मिलते हैं, वो तो फिर राष्ट्रपति है, ठीक। अगर हम वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। अगर हम वार्षिक वेतन की बात करें तो कितना हो गया? 12 पंचे 60 लाख रुपए। और ये जो वेतन होता है ये पूर्ण रूप से कर मुक्त होता है, मतलब इनकम टैक्स फ्री वेतन। अब रहने के लिए आपको पता है राष्ट्रपति भवन मिलता है, 200 से ज्यादा कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में। बाकी जो सुविधाएं हैं वो सबको पता है। देखो, गाड़ी, घर, नौकर, बाहर जाने के लिए मतलब विदेश जाने के लिए भारतीय विमान की व्यवस्था, आप कहीं भी जाएं तो एक तरीके से भाई प्रथम नागरिक है देश का तो उसको तो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक बात है। तो ये 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वार्षिक। और कैसा होता है? कर मुक्त, इनकम टैक्स फ्री होता है, हैं? अच्छा हाँ, 5 लाख रुपए प्रति माह। अरे आयकर मुक्त, कर मुक्त, बात वही है। राष्ट्रपति काहे का कर देने जाएगा? राष्ट्रपति काहे का कर देने जाएगा बताओ? हम जब इनकम की बात बता रहे हैं, इनकम पे कौन सा कर लगता है अलग से? इनकम कर की बात, इनकम पे ही तो बता रहे हैं, कर मुक्त।